कैपिटल बजटिंग से आशय आपको मैंने बताया हुआ है कि वे पूंजीगत निर्णय या वे पूंजीगत खर्च जो कि हमें कई वर्षों तक लाभ देंगे। यानी संस्था इस प्रकार का जो खर्चा करती है जिनसे कि उसको कुछ वर्षों तक लगातार आय होने वाली है। इस प्रकार के खर्चे को हम बोलते हैं पूंजीगत खर्च। और ये पूंजीगत खर्च जब किसी परियोजना के लिए सोच समझकर किया जाता है कि इस परियोजना से हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, तो ये कहलाता है हमारा कैपिटल बजटिंग या पूंजी विनियोजन। तो कैपिटल बजटिंग की जो फर्स्ट मेथड हमने आपको बताया था, जिसमें कि फर्स्ट मेथड जो कि पे बैक पीरियड मेथड, यानी कि जिसमें हम ये ध्यान देते हैं कि हमें जो इन्वेस्टमेंट जो हमने किया हुआ है वो कितने दिनों में वापस प्राप्त हो जाएगा। यानी जो हम पूंजीगत खर्चा कर रहे हैं वो उस पूंजी द्वारा कमाए गए लाभ के द्वारा ही हमें वापस मिलता है। तो इस प्रकार का जो मेथड है उन परियोजनाओं के संदर्भ में अपनाया जाता है जहाँ पर कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रही है और जो मशीन जो हम लगा रहे हैं वो आने वाले वर्षों में किसी भी प्रकार की काम की नहीं रहेगी। जैसे कि आप अभी इन दिनों में मोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। कहाँ एक समय पेजर चलते थे और कहाँ उसके बाद में बहुत जो है छोटे फ़ोन चलते थे और अब वर्तमान में एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं। तो ऐसी समय में अगर कोई उद्योगपति इस प्रकार की कोई मशीन खरीदता है तो उसको ध्यान रखना होगा कि ये मशीन जो है, जैसे ही जो इसके द्वारा बनाए जाने वाला उत्पादन जो है उसकी जगह कोई दूसरे प्रकार का उत्पादन आ जाएगा तो ये मशीन बेकार हो जाएंगी। जैसे कि अपन देखते हैं पहले जो है वो कलर टीवी चलते थे जो कि जो पीछे से बड़े उभरे हुए होते थे, और आज के बाद में एलसीडी और प्लाज्मा और इस तरह के टीवी आ गए हैं। तो जो पहले वाले जो सीटीआर टीवी जिनको बोलते हैं वो टीवी बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो इस प्रकार यानी कि जिन जगहों पर बहुत तेज़ी से जो है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो मशीनें जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर दें इनसे हमें ये मशीन पर लगाए जाने वाला धन तुरंत ही वापस मिल जाए। तो यह देखते हैं कि जिस प्रकार की परियोजना में ये धन हमें जल्दी वापस मिलता है वो परियोजना अच्छी है। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि जो परियोजना पर पूरा खर्च हुआ है उसमें जो हमें प्रतिवर्ष भाग लगा दें तो ये हमें पे बैक पीरियड मिल जाएगा। जैसे कि मान लो किसी परियोजना पर 10 लाख रुपए खर्च किए हैं और 1 लाख प्रति वर्ष उससे हमें प्रॉफिट मिलता है तो 10 साल में वो 10 लाख रुपए हमें वापस मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी में 2 लाख रुपया मिलता है और 10 खर्चा 10 लाख रुपए का है तो यानी 5 साल में हो जाएगा। तो यानी कि जो परियोजना जिसमें हमें जल्दी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 5 साल में मिल जाएगा, तो हम 5 साल वाली परियोजना को पसंद करेंगे। जैसे कि मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है, इसमें जो दिखाया गया है प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट दिखाई है 1 लाख रुपया, 1,40,000, 1 लाख और 1,40,000। और ये जो है लाइफ जो है इसकी है 10 साल, बी की 12 साल और सी की 14 साल। यानी 3 प्रकार की ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000, 20,000 और 14,000। और एनुअल प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स ही लेना है हमें यहाँ पर, क्योंकि जो टैक्स चले जाएगा उसके बाद में जो पैसा हमें मिलेगा वही हमारे जो है वो इसका फ़ायदा होगा, इसकी वापसी होगी। तो इसे हम पे बैक पीरियड मेथड के आधार पर समझने का ट्राई करते हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि जैसे ए प्रोजेक्ट है 1 लाख रुपए का खर्चा है और जो स्क्रैप वैल्यू हमें 10,000 जो कि जिस लास्ट जो इसका साल होगा तब मिलेगी, यानी 10वें साल के अंत में मिलेगी, क्योंकि लाइफ ईयर 10 साल बताया है इसका।
तो यानी कि अब हमें इसमें 90,000 रुपयों की वसूली जो है करनी है। वो कितने सालों में होती है हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं जो हमारा 1 लाख रुपया जो कॉस्ट है, उसमें ये इसमें यहाँ पर जो है जो एनुअल कैश फ्लो है वो भी हमको समझ लेने चाहिए। एनुअल कैश फ्लो हमेशा कौन से लिए जाते हैं इसमें कि बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, यानी कि डेप्रीसिएशन हम किसी को देते नहीं है, डेप्रीसिएशन हमारे पास ही रहता है। तो एक तरह से, और टैक्स जो होता है उसकी गणना कब की जाती है, जबकि पहले उसमें से डेप्रीसिएशन खर्च कर घटा दिया जाता है, उसके बाद में जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो उस पर ही हम टैक्स देते हैं, और टैक्स देने के बाद में जो बचता है वो शुद्ध बचता है। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि जो आफ्टर टैक्स 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर हमने जो 10 साल इसकी अवधि है तो हमने 10,000 रुपये घटाने के बाद में 90,000 रुपये रह जाते हैं 1 लाख में से। 10,000 स्क्रैप वैल्यू चलेगी तो 90,000 रुपये, और 90,000 का 10 साल में डेप्रीसिएशन होगी तो डेप्रीसिएशन आएगा 9,000 रुपये। इस तरह से जो है हमारी इनकम हो गई है 10,000 में 9,000 डेप्रीसिएशन के जोड़ लिए तो 19,000। यानी एक तरह से हमको टैक्स के हिसाब से तो हर साल मशीन से 10,000 रुपये बच रहे हैं, पर वास्तव में जो 9,000 का डेप्रीसिएशन है वो भी हमें ही मिल रहा है। तो इस तरह से 19,000 रुपये हमें प्रतिवर्ष परियोजना से मिलते हैं। तो यानी कि 19,000 के हिसाब से 5.26 साल में हमें ये 1 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। कितना रुपया, जो कि हमारा जो आप इसमें किस तरह से देखेंगे इसको, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि रुपया कौन सा, रुपया हमारा जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसी तरह से आप बी को समझ सकते हैं, और इसी तरह से आप सी को समझ सकते हैं। बी में ये रुपया 6.36 साल में मिलेगा, और सी में ये 7 साल में मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो हम ये जो वर्किंग नोट दिए हुए हैं इसके द्वारा भी हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो है ये यहाँ पर गणना की गई है कॉस्ट पेबैक प्रोबेबिलिटी की, जो कि हमारे से संबंधित नहीं है। तो इसको हम जो है उदाहरण को बाद में देखेंगे। अभी हमने जो पेबैक पीरियड मेथड देखा है उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट में एनुअल कैश फ्लो जो कि कितने आए हमारे, पहले में कितने आए 19,000 आए, दूसरे में 22,000 आ रहे हैं, और तीसरे में 20,000 आ रहे हैं। ये आप उदाहरण को समझिए, पहला ये मैंने आपको समझाया है, इसके आधार पर आप बी को समझिए, सी को समझिए। उसके बाद में अगर आपको समझ नहीं आता है तो हम इसको दोबारा से आपको समझाएंगे। साथ ही साथ जो है पेबैक पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड, यानी कि जब पूरे जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल गया उसके बाद में क्या बचत हुई, इसके आधार पर भी हम कई बार डिसीजन लेते हैं। इसे बोलते हैं पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड। इसको मैं आपको अगले बार में समझाऊंगा। ओके।